नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमीत जैन एंड विद संजीव मिड्डा जी। मिड्डा जी, सबसे पहले जय श्री राम। जय श्री राम सुमित जी। संजीव एंड जी, गुस्सा है कि बार-बार हमारे ऊपर अटैक होते हैं। हमने 10 साल में अटैक्स कम देखे थे हमारे लोगों के ऊपर, लेकिन अभी एक सिलसिला दोबारा से शुरू कर दिया, वो भी तब जब प्रधानमंत्री मोदी अपनी नई कैबिनेट की शपथ ग्रहण में बिजी थे। उस वक़्त अटैक किया गया है। एक मैसेज भेजा है पाकिस्तान ने भारत की सरकार को, दोबारा से ललकारा है। और ये जो सॉफ्ट टारगेट दोबारा से यूज किया गया पाकिस्तानियों की तरफ से, 10 सालों में ऐसा काम नहीं किया था। ऐसा क्या हो गया कि एकदम से सॉफ्ट टारगेट के ऊपर दोबारा से टारगेट किया जाता है, जैसे कांग्रेस के टाइम पर होता था। और मोदी जी गर्व से बोलते थे कि मेरे 10 सालों में कोई भी टेररिस्ट अटैक नहीं हो पाया, वही ध्वस्त कर दिया। क्या मैसेजिंग है पाकिस्तान की तरफ से और क्यों? सुमित जी, ये तो एक बहुत ही दुखद घटना हुई है और इसका गुस्सा पूरे देश में लोगों में है। और अब ये देखिए, जिस दिन मोदी जी शपथ ले रहे थे तो शायद उन्होंने एक मैसेज भेजने की कोशिश करी है मोदी जी को कि अब तो आपकी गवर्नमेंट फुल बीजेपी इटसेल्फ मेजॉरिटी नहीं लेकर आई है, कोalition गवर्नमेंट जो एनडीए गवर्नमेंट है वो उसकी वजह से आप पावर में आ रहे हैं। तो वो मैं बोल रहे हैं कि देखिए, हमारे हिसाब से तो आप एक वीक गवर्नमेंट है। हमें ऐसा लगता है कि आप अब किसी भी तरीके से हमारे ऊपर किसी भी किस्म का एक्शन लेने लायक नहीं रह गए हैं। और शायद उन्होंने इस चीज को टेस्ट करने के लिए कि देखते हैं मोदी जी वाकई पहले की तरह ही वो सख्ती से पेश आएंगे हमारे साथ में, या वो अब शायद कोalition गवर्नमेंट में आके उनकी बातों में रह के या एक वीक गवर्नमेंट की तरह ही अपनी गवर्नमेंट को चलाएंगे। तो वो उन्होंने जो टेस्ट करा है वो सॉफ्ट टारगेट पर वो हिट करा है। अभी तक जितने भी अटैक्स हो रहे थे पिछले 10 साल में, वो आर्म फोर्सेस के ऊपर हो रहे थे, चाहे आर्मी है, रिजर्व पुलिस फोर्स है, इनके ऊपर अटैक हो रहे थे। एक दो मारे जा रहे थे हमारे आर्म फोर्सेस के। और मैक्सिमम टेररिस्ट अटैक को हमारी आर्म फोर्सेस न्यूट्रलाइज करने में कामयाबी हो रही थी। वो अगर वो मिल जाते थे तो उनको मार दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं पे जो एक पाकिस्तान जो जिस तरीके से चाहता था कि वो इम्पैक्ट बना पाए कश्मीर में, उस जम्मू रीजन में, वो कहीं ना कहीं वो बैकफुट पर आ गया था। और उनको पूरे वर्ल्ड ओवर भी पूरी सपोर्ट नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि इंडिया की जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी थी उसमें पाकिस्तान को काफी हद तक आइसोलेट भी करने में इंडिया कामयाब हो गई थी। पर अब शायद वो ये मान के चल रहे हैं कि गवर्नमेंट इज नॉट ऑन सच अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग। तो शायद वो अब अपने जो पुराने टाइप के मंसूबे थे उनको फिर से लॉन्च कर सकते हैं और इंडिया को सॉफ्ट टारगेट जगह जगह पे अटैक करके इंडिया को अंदर की अंदर काफी हद तक चोट पहुंचा सकते हैं। तो ये अगर दिस विल बी वन ऑफ द फर्स्ट अटैक्स जो इंडिया के अंदर हो रहा है नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद में, या नई गवर्नमेंट फॉर्मेशन के टाइम पे हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं कि आखिरी अटैक है। और अगर गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेती है तो ये पहला अटैक नहीं रहेगा। इसके बाद में कई सारे और अटैक आएंगे, और चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर के लोग मिलकर अपने देश के अंदर गड़बड़ी करवाएं इनसे, या वो खुद अपने आप में इस चीज को अटैक करें, तो ये माहौल बिगाड़ने का एक पहल कर दी गई है ऑलरेडी उनकी तरफ से। अब ये देखना है कि हमारी गवर्नमेंट इस पे कैसे रिएक्ट करती है। संजीव जी, यानी कि आपने जो बात करी अभी, ये पहला अटैक जो है ये शुरुआत है। टेम्परेचर चेक किया जा रहा है मोदी जी का, टेम्परामेंट भी और टेम्परेचर भी। यानी कि आपने दोबारा से यूपीए 1 और यूपीए 2 का वो काला टाइम आपने याद दिला दिया, जब हम जवाब ही नहीं देते थे और वो अपनी मनमर्जी से जहां मन करता था यहां पर हमारे अटैक्स करवाए जाते थे। आप वही बात दोबारा से बोल रहे हैं कि ये सिर्फ टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। अब मैं कुछ और याद भी दिलाता हूं आपको कि जब मोदी जी की गवर्नमेंट थी 370 खत्म किया गया, सब चंगा भला था। आपने देखा है कहीं भी कोई हरकत नहीं हुई है। अभी रिसेंटली आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर में, यानी कि कश्मीर में जो वहां पे यूनिवर्सिटीज हैं, कोई हिंदू पढ़ता है, उन्हें बोल दिया कि इसने ब्लास्फेमी में हमारे प्रॉफिट को कुछ बोला है, इन सबको यहां से बाहर निकालो। यानी कि वहां पर उन्होंने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। कहां पर? कश्मीर में। वहां पर मुफ्ती हार गई, उमर हार गए, लेकिन एक जिहादी वो जीत गया, जो जेल में बैठा है, जेल से बैठकर वो जीता है।
यूपी के अंदर भी हम देखते हैं मुसलमानों ने ओपनली बोलना शुरू कर दिया हिंदुओं को, तुम्हारा पानी बंद कर दिया, आपको सड़कों पे आना अलाउड नहीं है, मंदिरों में जाना अलाउड नहीं है और साथ में बोल दिया अब तुम्हें ना तो योगी बचा सकते हैं, ना मोदी बचा सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ लड़ाई बाहर से नहीं हो रही, टेम्परेचर चेक करने की देश के अंदर भी शुरू हो गई है। और आपकी बात सही है कि अंदर से भी ये कनेक्शंस जोड़कर यहाँ पर गंद डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन कितना खतरा देखते हैं कि क्या मोदी जी इस खतरे को भांप भी रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं? और क्या इसका एक्शन लेंगे या लेना भी चाहिए? सुमित जी, देखिए, मोदी जी इस खतरे को भांप रहे हैं और उनको इस बात का भली भांति मालूम है कि क्या कुछ होने वाला है। और क्योंकि देखिए, एस्ट्रोलॉजिकली टर्म्स में भी वो इस चीज को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि आने वाला एक साल बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहने वाला है। और आने वाला एक साल अब से लेके लगभग लगभग समझिए कि अगले साल मार्च अप्रैल तक का जो पीरियड है, ये इनके लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा। और इस दौरान हर तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे ऑपोजिशन पार्टी के जरिए कि किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान का में माहौल खराब करा जाए, चाहे वो रॉयट्स के जरिए हो, कम्युनल राइट्स हो, आर्जनी हो, तोड़फोड़ हो, मतलब, और या पार्लियामेंट को ना चलने दिया जाए, जगह जगह पे स्ट्राइक्स करवाई जाए, जगह जगह पे जुलूस निकाले जाएं, चाहे वो किसानों की बात, जैसे आप आज का दिन ही देख लीजिए कि महाराष्ट्र में ऑलरेडी जो ऑपोजिशन पार्टी है एनसीपी, उसने किसानों के मुद्दे को लेकर बैठ गई है कि किसानों के जितने भी लोन्स है वो माफ होने चाहिए। ठीक है ना? तो किसानों के जो लोन्स थे वो पिछली गवर्नमेंट ने दिए थे ना, ठीक है ना? तो उस टाइम पे क्यों नहीं माफ करे उन्होंने खुद ही? अपनी गवर्नमेंट के रहते क्यों नहीं माफ कर पाई? तो दूसरी गवर्नमेंट पे प्रेशर क्यों डाल रही है इस चीज का? तो इस टाइप की जो बेतुका बातें हैं उसको लाइमलाइट में लेके आना और पूरे देश में एक माहौल खराब करना, ये दिखाने के लिए कि देखो जी, हिंदुस्तान में सब कुछ ठीक नहीं है। और जितने भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स आनी है कंट्री के अंदर, क्योंकि मोदी जी ने ऑलरेडी पहले ही गारंटी दे दी थी कि हिंदुस्तान का नंबर 3 इकोनॉमी वर्ल्ड की बना के छोड़ेंगे। अभी नंबर 5 पर है, तो हिंदुस्तान से ऊपर इस वक्त जर्मनी और जापान है। और अगर इसी स्पीड से इंडिया की ग्रोथ होती रही, जो जीडीपी ग्रोथ होती रही और इंडिया के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ होती रही, तो आने वाले मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर इंडिया विल रीच द 3rd पोजीशन इन द वर्ल्ड, तीसरे नंबर की इकोनॉमी बन जाएगी। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते कि इंडिया को ऐसा स्टेटस मिलना चाहिए कि वो इतनी पावरफुल हो जाए कि वो वर्ल्ड इकोनॉमी के वर्ल्ड की टॉप की 3 इकोनॉमी में उसका नाम आए और वर्ल्ड में जियो पॉलिटिक्स में वो डोमिनेट करना शुरू कर दे और एक सुपर पावर की तरह ऐड करना शुरू कर दे, अपने आप एक पावर सेंटर बन के उभरे। ये तो उसको उस चीज को अगर बैकफुट पर लाना है तो इनको कहीं ना कहीं पे दिखाना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, यहाँ पे माहौल ठीक नहीं है। तो ये बिजनेस एज अ बिजनेस डेस्टिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे पैसा लगाना बंद करो, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाना बंद करो। और यहाँ पे जो शेयर मार्केट में लोग खूब पैसा कमा रहे हैं या बहुत सारी चीजों में और नए तरीके से दूसरी कंपनीज को फॉरेन लैंड में जाके वो खरीद भी रहे हैं, इंप्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, उसको टेक्नोलॉजी इंडिया में लेके आ रहे हैं। इंडिया के अंदर बहुत सारी लैंड अलॉट करी जा रही है गवर्नमेंट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, ज्वाइंट वेंचर के लिए, कोलैबोरेशन के लिए। तो वो उस पर कहीं ना कहीं सेंध लगाना चाहते हैं लोग, तो कि यहाँ का इन्वेस्टमेंट का माहौल ठीक नहीं है। तो इसलिए ये पूरी कोशिश करेंगे अगले एक साल तक किसी भी तरीके से दिखाने के लिए कि मोदी गवर्नमेंट वीक गवर्नमेंट है, ये पहले ऐसे पावरफुल गवर्नमेंट नहीं रहेगी। इसलिए हिंदुस्तान पे ट्रस्ट करना बंद कर दो आप। लेकिन संजीव जी, देखिए, मैं जानता हूं कि आप एस्ट्रोलॉजी की तरफ से बात इसलिए करते हैं क्योंकि आप खुद वैदिक एस्ट्रोलॉजर के मास्टर हैं। मैं उसके ऊपर आपके साथ कंटेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है। लेकिन मैं एक चीज बोलता हूं कि क्या मोदी जी ने पिछले 1-1.5 साल में 3-4 अटैक हुए हमारी आर्म फोर्सेस के ऊपर। हमने कभी G20 का बहाना दिया, कभी हमने बोला कि इलेक्शंस का टाइम है, अभी हम जवाब नहीं दे सकते। क्या हमने जवाब नहीं दिया जैसे यूपीए के अंदर हमने जवाब नहीं दिया था, तो जो अभी जम्मू में ये अटैक हुआ है, क्या उसी का ये आंसर है? क्योंकि जब हम अटैक देते हैं तो 3-4 साल आराम से शांति रहती है, उसके बाद इनकी खुजली दोबारा से शुरू हो जाती है। क्या ये सुमित जी, नॉन एक्शन की प्राइस नहीं हम पे कर रहे? सुमित जी, आपको याद होगा जिस दिन इलेक्शन की वोटिंग काउंट हो रही थी, उस दिन मैंने आपसे अलग से बात करी थी, वो चीज हमें रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो मैंने कहा था काश मोदी जी एक्शन ले पाती,
तो मेरा इशारा उसी तरफ था कि शायद जो भी अटैक्स पिछले 1 साल के अंदर हुए हैं, मोदी जी को टाइम रहते उसका उनका जवाब देना चाहिए था और उसी भाषा में देना चाहिए था, जिस भाषा को वो समझते हैं। अब ये जो अटैक हुआ है, ये एक सीरीज में हुआ है कि उन्होंने देखा जी कि गवर्नमेंट तो यहाँ की गवर्नमेंट तो कुछ जवाब दे ही नहीं रही है, चलो हम एक स्टेप और आगे जाके एक सॉफ्ट टारगेट चूज करते हैं, ठीक है ना? तो ये उनका 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 ये उनकी जो हिम्मत है वो बढ़ती चली गई अंदर से। वो इसीलिए बढ़ी कि हमने किसी भी तरीके से 3-4 अटैक जो हुए हैं आर्मी के ऊपर और उसमें आर्मी की जवानों की क्षति हुई है, उनकी शहादत हुई है। तो वो जो अटैक्स हुए हैं उसमें हमने कहीं पे भी जवाब नहीं दिया, टाइम रहते जवाब नहीं दिया। अगर दे दिया होता तो शायद ये अटैक जो अभी अभी हुआ है सिविलियंस पे ये नहीं हो पाता। तो वो ऐसा अटैक करने से पहले 10 बार ही नहीं 1000 बार ही सोचते। तो एक एक देखिए डर का माहौल तो उनके अंदर जो बनाए रखना चाहिए वो ना वो सिर्फ थोड़े दिनों तक ही टिकता है। वो जैसे होता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, कुत्ते की दुम हमेशा टेढ़ी रहती है, वही वाला हिसाब उन लोगों के साथ में है कि उनको हर थोड़े दिनों के बाद ना एक एक इस चीज का एहसास दिलाना बहुत जरूरी है कि जनाब आप ये जो हरकत कर रहे हैं ना इसके बारे में 10 बार सोचिएगा, क्योंकि हम हमेशा आपकी हर हरकत पे आपसे बढ़ के बड़ा जवाब देने की हैसियत रखते हैं और देंगे भी। और वो जो जवाब टाइम टू टाइम देना चाहिए था पिछले 1 साल के अंदर वो नहीं दिया गया, तो ये हरकत आज हमारे सामने आई है, जो कि बहुत दुखद है कि सिविलियंस 8 से 10 सिविलियंस मारे गए हैं, उसमें बच्चे भी शामिल हैं। देखिए संजीव जी, मुझे ये बताइए, आपको लगता है कि मोदी जी ने कल शपथ तो ले लिया, कल या परसों लिया है, क्या ये जवाब देंगे अब? या जैसे पिछले 1 साल में जवाब नहीं दिया, वैसे ही चुप करके बैठ जाएँगे कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ रही है। अगर पंगा लेंगे जैसे मनमोहन सिंह ने बोला था कि हमारी इकॉनमी तो 4% पर राइज़ कर रही है। अगर हम जवाब देंगे, हमारे पास तो लूज़ करने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि उनके पास एटम बम है। लेकिन वो उनके ऊपर हम फेंक भी देंगे या लड़ाई कर भी लेंगे, वो तो पहले ही बर्बाद हैं, उनका हम क्या बर्बाद कर लेंगे? क्या वही चीज़ अब मोदी जी भी गलती करने वाले हैं या एक्शन लेंगे? सुमित जी देखिए वहां से ना एक हवा उड़ी थी पाकिस्तान से कि शायद एटम बम के मिनिएचर फॉर्म्स उन्होंने मिनिएचर टाइप के कुछ एटम बम्स क्रिएट करे हैं जो कि जिसको वो पाव पाव बम कहते हैं। तो वो शायद वो पाव पाव बम अपने हाथ से उठा के फेंकने वाले हैं शॉटपुट की तरह। तो देखिए किसी भी एटम बम को फेंकने के लिए ना उसके पीछे पूरा उसका एक सिस्टम होता है, उसका डिलीवरी सिस्टम होता है। तो वो पाव पाव बम फेंकने का डिलीवरी सिस्टम क्या उनके पास है, या वो भी हवाई जहाज के अंदर डाल के उसको हिंदुस्तान की टेरिटरी में आके फेंकेंगे और हम नीचे से देखते रहेंगे, अच्छा फेंक लो भैया, एक बार फेंक लो उसके बाद आपके हवाई जहाज को शूट डाउन करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। देखो डिलीवरी सिस्टम उनके पास मेरे हिसाब से नहीं है। अगर उन्होंने कुछ ऐसा डेवलप भी करा है, वो एक से न्यूसेंस वैल्यू को क्रिएट करने के डेवलप करा है, उसको उसको क्यों नहीं यूज कर पाए? ईरान ने उनके साथ अटैक करा, अफगानिस्तान रोज दिन उन पर अटैक कर रहा है, तो क्या वो मिनिएचर बॉम्ब्स को वहां जाके यूज नहीं कर सकते? क्या वो एक उसको टेस्ट तो करें कहीं पे जाके? उन्होंने आज तक नहीं करा। तो मैं उनकी इस थ्योरी पे नहीं जाता कि उनके पास ऐसा कुछ अवेलेबल, अगर अवेलेबल है तो टेस्टेड नहीं है, टेस्टेड एंड प्रूवन नहीं है, ठीक है ना? दूसरी चीज देखिए, मोदी जी गवर्नमेंट ने जब अब शपथ ले ही दी है और पूरे हिंदुस्तान से उन पर प्रेशर डल रहा है कि उन पर एक्शन लेना चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि अब की बार जो एक्शन हो एक डिसिसिव एक्शन हो, मतलब एक ऐसा एक्शन हो कि इसके बाद पाकिस्तान कभी भी इस तरीके की गलती कर ही ना सके। और डिसिसिव एक्शन का मतलब ये होता है कि हमें हमें अपना जो एरिया जो हमारा उनके पास छूट गया है वो हमारे पास वापस भी आना चाहिए, और उसके अलावा कुछ और एरिया जो हमारे जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से या उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है, हमें सिर्फ एक फ्रंट से उन पे अटैक नहीं मारना चाहिए, हमें कई फ्रंट से अटैक मारना चाहिए, और ऐसा अटैक मारना चाहिए कि पाकिस्तान अंदर ही अंदर बिखर जाए उसके अंदर। देखिए सर, मुझे लगता है कि जो सीज़ फायर एग्रीमेंट हमने साइन किया है पाकिस्तान के साथ, हमने नहीं किया। उन्होंने अपने हाथों में चूड़ियाँ डालकर हमारे सामने गिड़गिड़ाए थे कि हम सीज़ फायर करने के लिए तैयार हैं। मिस्टर बाजवा, वही जो पैसे कमाकर गालियाँ खाते फिरते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी जाते हैं, वो वाले, इनके आर्मी चीफ। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि सीज़ फायर हमने तो फॉलो किया, वो जब भी उग्रवादियों को भेजना होता है, वो सीज़ फायर का उल्लंघन करते हैं। अपने उग्रवादियों को यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद वो हाथ खड़ा कर देते हैं, सीज़ फायर जी, सीज़ फायर।
क्या भारत को सीज़ फायर अपनाना चाहिए? कि जिस दिन ये सीज फायर का एग्रीमेंट साइन हुआ था उसी दिन से मतलब मैं इसके हक में नहीं हूँ। और ये इसका फायदा हमें कम हुआ, उनको ज्यादा हुआ है। क्योंकि क्या हुआ, देखिए उनका जो वेस्टर्न फ्रंट है, चाहे वो जो ईरान के साथ मिलता है या अफगानिस्तान के साथ मिलता है, वो टोटली डिस्टर्ब्ड है। तो उनको वहां से रोज दिन कुछ ना कुछ छोटी मोटी जंगें वहां लड़नी पड़ती रहती है। वहां के लोग इनके टेरिटरी में अंदर आके इनके इनके आर्मी के लोग सिविलियंस इनको मार के जाते रहते हैं। तो इनको अपनी बहुत सारी आर्मी जो है उस चीज को कैटर करने के लिए उस एरिया में शिफ्ट करनी पड़ी। चाहे वो बलूचिस्तान के एरिया में साउथ साउथ इधर पाकिस्तान में शिफ्ट करनी पड़ी, या ईरान बॉर्डर के साथ शिफ्ट करनी पड़ी, या नॉर्थ में अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ शिफ्ट करनी पड़ी। तो उनको उनकी बहुत सारी फोर्सेस वहां शिफ्ट हो गई है। उनके अगर इंडिया का साइड से भी वो सीज फायर का एग्रीमेंट नहीं होता तो ये फ्रंट भी खुला रहता। ठीक है ना। तो उनके पास उतने उतने फोर्सेस होते ही नहीं, उतने रिसोर्सेज ही नहीं होते। क्योंकि आज की डेट में उनका 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 उसका जो कैश फ्लो है, उनका जो बजट है, वो ये अलाउ ही नहीं करता कि वो सारे फंड्स में एक साथ उस चीज को काउंटर कर सके। तो उनको अपने रिसोर्सेज को एक सही तरीके से डिप्लॉय करना था। चाहे वो उन्होंने सारे रिसोर्सेज अपने मैक्सिमम रिसोर्सेज वेस्टर्न फ्रंट पे डिप्लॉय कर लिए हैं, और ईस्टर्न फ्रंट जहाँ पे इंडिया के साथ उनका बॉर्डर मिलता है उस पर रिसोर्सेज कम करके, और वो सीज फायर के आड़ में वो छुटपुट छुटपुट ऐसे टाइम टू टाइम अपनी उल्टी सीधी घटनाएं करते रहते हैं जिसमें उनको फायदा हो। ठीक है ना। और वो बीच बीच में सीज फायर का भी उल्लंघन करते हैं, फिर बंदे भेज देते हैं, फिर यहाँ पे आके वो गड़बड़ करते हैं, फिर वो वापस बोलते हैं नहीं जी आगे से नहीं होगा। इंडियन गवर्नमेंट कहती चल ठीक है कोई बात नहीं, आगे से नहीं होगा। क्यों क्यों नहीं होगा? इंडियन गवर्नमेंट को इमीडिएटली सीज फायर का एग्रीमेंट खत्म करना चाहिए। तो उनको और अगले 24 घंटे के लिए उनको इतनी बमबारी करनी चाहिए, इतनी बमबारी करनी चाहिए कि वो अगर सोचे भी कि भैया ये इंडिया से वापस बात करी है, तो इंडिया उसके लिए एग्री नहीं होनी चाहिए। भैया साहब हम आपके आज के बाद आपसे किसी किस्म का कोई बात नहीं करेंगे, सीज फायर तो गई भाड़ में। ठीक है ना। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए इंडिया का। और अंदर ही अंदर इंडिया शुड प्रिपेयर कंप्लीटली फॉर अ फाइनल शोडाउन विद पाकिस्तान। फाइनल शोडाउन एक बार तो करना ही पड़ेगा टू ब्रिंग एंड टू ऑल दिस नॉनसेंस दैट इज गोइंग ऑन फॉर सच अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो इस पे एक विराम तो लगाना ही पड़ेगा इंडिया को, और जितनी जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। नहीं तो अगर इसका भी जवाब नहीं दिया तो समझ लीजिए वो अगली बार टेम्परेचर और बढ़ाएंगे और अटैक करेंगे और सिविलियंस को मारेंगे। और अब की वाली जो माहौल है वो सिर्फ आपको लगता है सिर्फ श्रीनगर तक सीमित रहेगा? श्रीनगर से नीचे जम्मू उतर आए हैं, पंजाब में भी हो सकता है, आपका बंगाल में भी हो सकता है, केरला में भी हो सकता है, महाराष्ट्र में भी हो सकता है, हर कहीं भी हो सकता है, यूपी के अंदर भी हो सकता है। तो उनके अंदर अंदर के जो हमारे जयचंद है वो कई जगह बैठे हुए हैं जो उनकी मदद करने को तैयार है, यहाँ पे गड़बड़ी जगह जगह करवाने को तैयार बैठे हैं। तो वो उस चीज का फायदा उठाना चाहेंगे। तो इसलिए इनको इस नॉनसेंस में अभी से ही पूरी एक तरीके से ना फुट स्टॉप लगाना बहुत जरूरी है, और एक स्टर्न एक्शन लेना बहुत जरूरी है जो हमेशा के लिए उस चीज को हमारे फेवर में लेके आए, इस माहौल को हमारे फेवर में लेके आए। ये बात तो हमें समझ आती है। और जो मेजर जनरल हैं, एक अश्विनी सवै जी, मैंने बड़ी बार वीडियोस करी हैं उनके साथ, वो हमेशा मुझे बोलते हैं एक चीज का कि हमें ये सीज फायर जो हमने किया हुआ है ये हमें नहीं करना चाहिए। आपकी वही बात वो भी बोलते हैं कि इसका फायदा पाकिस्तान लेता है, हमें इसका फायदा नहीं है। वो एक गोली मारते हैं, हम 10 गोले मारते हैं। गोली का जवाब गोले से दिया जाता है। उनकी पूरी की पूरी चौकियां हम उड़ा देते हैं क्योंकि ये हमारे पास फैसिलिटीज है। लेकिन सर, जो आपने बात करी ये भी बड़ी खतरनाक है कि अभी वो श्रीनगर से जम्मू आ गए हैं, जम्मू के बाद कश्मीर में, कश्मीर से जम्मू, जम्मू के बाद पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल, केरला, ये तो सब जगह पर कहीं पे भी अटैक कर देंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ और आपसे कमेंट भी लूंगा कि जब हमारे ओपिनियन पोल्स आ रहे थे कि मोदी जी 350-400 लेकर जाएंगे, तब पाकिस्तान ये कह रहा था बार-बार कि अब भारत हमारे 4 टुकड़े करके ही छोड़ेगा, क्योंकि भारत के जो मैनिफेस्टो है बीजेपी का, ये मैनिफेस्टो वो है जो ये बोलते हैं वो करके ही छोड़ते हैं। ये हमारे 4 टुकड़े करेंगे। और जैसे ही मोदी जी के 240 के ऊपर आंकड़ा रुक गया, इन्होंने बोलना शुरू कर दिया अब हम अपने स्लीपर सेल्स को यूज करेंगे जो भारत में, पूरे भारत में फैले हुए हैं हमारे मुसलमान भाई। अब वो भारत के 8 टुकड़े करेगा अगले 2 सालों में। सर, अगर जवाब नहीं दिया तो उनकी जो ये मंशा है, ये भी पूरी होती हुई दिखाई देती है कहीं न कहीं।
देखिए, उनके वहां पर गज़वाए हिंद का नारा तो बहुत पहले से ही लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से उनको पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसा माहौल पैदा करना है कि हिंदुस्तान अंदर के अंदर टूट जाए, ठीक है ना? और कई राज्यों में बट जाए, कई देशों में टूट के बिखर जाए। मगर वो काम होने से पहले हम वो काम उनके यहाँ क्यों नहीं कर सकते? हम्म। ठीक है ना? हम वेट करेंगे क्या कि वो हमारे यहाँ पे आके अब जिसकी भी सहायता से वो कर रहे हैं, जिसके भी बैकअप से कर रहे हैं, जिसके भी फाइनेंस को यूज करके कर रहे हैं, तो बेसिकली पाकिस्तान एक टेरर फैक्ट्री है। वो अपने टेरर प्रोवाइड करती है दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन को, जो उनको फंड करते हैं कि इस जगह जाके ये हरकत आपको करनी है। तो क्या इस टेरर फैक्ट्री को डिस्ट्रॉय करना हमारे हक में नहीं है क्या? हमारे फायदे में नहीं है क्या? हमारे खुद के फायदे में है। हम अब मुझे एक चीज बताइए, इसराइल आज की डेट में हमास को पूरी तरीके से खत्म करना चाह रही है, चाहे दुनिया भर से कितनी आवाजें उठ रही हैं कि एक समझौता कर लो, एक सीज फायर कर लो, एक ट्रीटी कर लो आपस में। क्या वो पीछे हट रही है? वो नहीं, वो उसको जड़ तक खत्म करना चाहते हैं। वो जानते हैं इस चीज को कि अगर इस चीज को जड़ तक नहीं खत्म करा गया तो कल ये से फिर से उठाएंगे और फिर हमको परेशान करेंगे, ठीक है ना? तो क्या हमारे पास इतना भी हक नहीं है कि अपनी कंट्री का हम फायदा खुद सोचें? हमें हमें दूसरों की शक्ल देखनी पड़ेगी कि कौन हमें अप्रूवल दे और हम तब जाके अटैक करेंगे उस पर? नहीं, हमको खुद अपना फैसला खुद करना है। और जब तक हम खुद उठ के अपना फैसला नहीं करेंगे, खुद उठ के एज अ स्ट्रांग नेशन हम उसको इस चीज का रिप्लाई नहीं देंगे, कोई भी दुनिया में का दूसरा देश हमारी इज्जत नहीं करेगा। मेरी मेरी पूरी उम्मीद है कि जिस दिन भी हम इसका तगड़ा रिप्लाई देंगे, इस पे तगड़ा जवाब देंगे, दुनिया उतनी ही ज्यादा हमें हमारी इज्जत करेगी, उतनी ज्यादा हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेगी कि ये एक नई सुपर पावर उभर के आ रही है, एक नया एक पावर दुनिया में पैदा हो रही है, और एक नया पावर सेंटर पैदा हो गया है। और उसके साथ हमें इज्जत से पेश आना पड़ेगा, तमीज से पेश आना ही पड़ेगा। तो अपनी खुद की इज्जत बनाने के लिए, ताकि लोग आपसे तमीज से पेश आए, हमें ये एक्शन लेना बहुत जरूरी है। देखिए संजीव जी, मैं आपकी इस बात से तो पूरा 100% नहीं, 1000% एग्री करता हूं। उसका रीजन है, अमेरिका को एक शक था कि सद्दाम हुसैन के पास बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव बम पड़े हैं, उसने पूरा इराक डिस्ट्रॉय कर दिया। अफगानिस्तान में उसामा बिन लादेन है, मिला पाकिस्तान में, पाकिस्तान को बर्बाद नहीं किया, अफगानिस्तान को बर्बाद कर दिया, सिर्फ एक आदमी को खराब करने के लिए, खत्म करने के लिए। जहां पर अमेरिका को लगता है कि किसी और कंट्री में टेररिस्ट एक बैठा है, वो पूरे कंट्री को तबाह कर देते हैं। यहाँ पर 10,000 से ज्यादा जिहादी बैठे हैं जो भारत को डिस्टर्ब करने के लिए बैठे हैं। क्या हमें वो हक नहीं है कि हम जाके उनको बर्बाद करके आए? वो एक आदमी के लिए भी पूरी कंट्री तबाह कर सकते हैं और दुनिया में उफ नहीं होती। क्या भारत को हक नहीं है? भारत फिर क्यों डरता है कि यूनाइटेड नेशंस क्या बोलेगा, यूएसए क्या बोलेगा, चीन क्या बोलेगा? हम डर के रहेंगे सारा टाइम? ये हिंदू डीएनए है या बजदुल, ये जिसको क्या होता है, वो क्या वर्ड होता है, वो बुजदिल है हम लोग। सुमित जी, देखिए, मेरे हिसाब से तो समय आ गया है कि हमको अपनी जो देश की छवि है ना, वो अब एक स्ट्रांग नेशन की तरह ही हमें पेश करनी पड़ेगी दुनिया के सामने। कि ये सिर्फ ना केवल एक इकोनॉमिक जाइंट बनने जा रहा है इंडिया, ये एक स्ट्रांग नेशन भी है जो कि इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं करता। और कोई भी कंट्री अगर इंडिया के अंदर आके इस तरह की हरकत करेगी, इंडिया विल शुड हैव द राइट, द फर्स्ट राइट, सबसे पहला हक हिंदुस्तान का होना चाहिए उस कंट्री के अंगेंस्ट कुछ भी एक्शन ले, किसी भी प्रकार का एक्शन ले, ताकि उस चीज को जड़ से वहां पे खत्म करा जाए। बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये एक्शन लेगा कौन? क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से हमने एक डिफरेंट मोदी देखे हैं, जो इंटरनेशनली डिप्लोमेसी में तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन डोमेस्टिकली जो एक्शंस लेने वाले थे वो नहीं लिए गए। और मैं ये नहीं है कि मैं मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, याद दिला रहा हूं कि जिनकी जानें गई हैं उनसे पूछ कर देखिए, वो हिंदू थे, सनातनी थे। किसी ने एक ट्वीट तक नहीं किया है, किसी ने कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है इसके ऊपर। यही जब मणिपुर में एक क्रिश्चियन लड़की के साथ लड़कों ने बदतमीजी करी तो उन्होंने बोल दिया मुझे बड़ा दुख है। यानी कि मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, आपको दुख होता है, हिंदुओं के लिए आप भी नहीं बोलेंगे तो आप में और कांग्रेस में फर्क क्या रह गया? और ये देश की बात है, हिंदू मुसलमान की बात भी नहीं है, ये देश के अंदर हुआ है। छोटे-छोटे बच्चे, 1.5 साल के बच्चे थे, क्या कसूर था उनका, जिनको भून दिया गया। और ऐसा ही भूनना है तो हिंदुओं के लिए जगह कौन-सी रहती है?
आप देख बताइए पूरे दुनिया में अगर हिंदुस्तान में हिंदू ही सेफ नहीं है, तो हिंदू कहाँ जाएगा? इसलिए मोदी जी से बार-बार पूछ रहे हैं हम लोग। पूछ नहीं रहे, बता भी रहे हैं। मोदी जी, आपके पास बहुत काम करने वाले हैं, आपको गवर्नमेंट भी बचानी है, कुर्सी भी बचानी है और बड़े काम करने हैं, हम समझ सकते हैं। जी7 की मीटिंग में भी जाना है, मिलोनी को भी मिलना है। लेकिन देश के अंदर जो हो रहा है, जो पाकिस्तान कर रहा है, उसके ऊपर भी आपकी ध्यान होना चाहिए। ये लाइव्स मतलब कि हिंदू लाइव्स मैटर, ब्लैक लाइव्स मैटर, मुस्लिम लाइव्स मैटर, क्रिश्चियन लाइव्स मैटर, बट हिंदू लाइव्स दे डोंट मैटर। दैट आल्सो अंडर योर नोज़। और होम मिनिस्टर की तरफ से एक ट्वीट नहीं है, एक मैसेज भी नहीं है। ये हिंदू कब तक बर्दाश्त करेगा? इसलिए आपको ये हम ये रिमाइंड करवा रहे हैं, आप शायद भूल गए होंगे क्योंकि जी20 की चमक-दमक में, इलेक्शंस के दौर द द भागा-दौड़ में आप शायद भूल गए हैं कि 3 बार अटैक हो गया हमारे आर्मी वालों के ऊपर। हमेशा 2-3 आर्मी के लोग मारे जाते हैं। नंबर काफ़ी बढ़ चुका है, अगर कलेक्टिवली देखेंगे और अभी सिविलियंस और अगर ऐसे ही चलता रहा, ये पूरे भारत में होगा। जैसे अभी संजीव जी ने बोला है, एस्ट्रोलॉजर भी हैं। मुझे मालूम है कि आपके पास मोदी जी बहुत बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आपको लगेगा कि मिड्डा जी मुझे क्या बताएँगे। कई बार छोटे लोग जो होते हैं, वो पते की बात बता देते हैं, सुनना सीखना चाहिए। मिड्डा जी, थैंक यू सो मच। आपका क्लोजिंग कमेंट है तो बताइए प्लीज़? सुमित जी, मैं तो बस यही चाहता हूं कि ये जो हरकत हुई है पाकिस्तान की तरफ से, इनको इसका मुंह तोड़ जवाब इन्हीं की टेरिटरी में जाके देना चाहिए, ताकि हमेशा के लिए इस टाइप की हरकत में पूरा विराम लगे, और हो सके तो जो हमारी लॉस्ट टेरिटरी है उसको भी वापस लाने का मुहिम इसी जवाब के अंदर ही शामिल हो। चलिए मोदी जी, मुझे मालूम है आप हमारी वीडियोज़ बड़े चाव से वेट भी करते हैं और सुनते भी हैं। अब आपको पता लग गया कि क्या करना है, कब करना है ये आपके ऊपर है, लेकिन एक वर्ड होता है अति शीघ्र। अब सनातनी बोल रहा है हमें ये एक्शन अति शीघ्र चाहिए। मैंने सुना है कि आप बड़ी ठंडी करके खाते हैं। 1.5 साल से ठंडी भी हो चुकी है, बासी भी हो चुकी है, उर्ली लगने वाली है। उससे पहले कि आपकी खुद की तबीयत खराब हो जाए, ये एक्शन ले लें तो अच्छा होगा, वरना मैंने आज ही मुहिम शुरू किया है। अगर सनातनियों की लाइफ इस देश में भी सेफ नहीं है, हम भी आपका इनकम टैक्स और टैक्सेस का बहिष्कार करेंगे। व्हाई शुड वी पे टैक्सेस? अगर हमारी लाइफ ही सिक्योर नहीं है, वो टैक्स के जो पैसा बचाएँगे, उसमें हम सिक्योरिटी गार्ड्स अपने लिए खुद ही रख लेते हैं। आपकी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये वार्निंग आपके लिए इनफ होगी, मोदी जी। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे। आपने आज जैसे समझाया है, मुझे लगता है कि मोदी जी को आज थोड़ा-सा असर होने वाला है। हो सकता है उनको रात को नींद भी ना आए, कि इस मिड्डा जी ने जो बोला है, मुझे अब करके ही दिखाना पड़ेगा, वरना ये अब चैन से बैठने वाले नहीं है। और मोदी जी नहीं, कोई भी गवर्नमेंट हो, उसे ऑन द हुक रखने का काम हमारा है, वो हमारी सेवा के लिए बैठे हैं। अगर हमारी लाइफ ही सिक्योर नहीं है, तो हमें इस गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है। कांग्रेस से दुखी होकर हमने उनको उखाड़ के फेंक दिया, लेकिन अब मोदी की गारंटी के ऊपर हमें मेरा विश्वास है, इसलिए हक से बोल भी देते हैं। सो संजीव जी थैंक यू। आपने बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे टाइम दिया है। अब देखते हैं कि मोदी जी कब, कैसे और कितनी जल्दी एक्शन लेते हैं हमारे सनातनियों की लाइफ के ऊपर जो उन्होंने अटैक किया है पाकिस्तान ने। टाइम बताएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम। जय हिंद, जय श्री राम सुमित जी। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.